हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन, स्वास्थ्य और रोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये और इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं 1 से 2, ज़्यादा नहीं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। वैसे भी अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री की तुलना में बायो से प्रश्न हमेशा ही ज़्यादा बनते हैं। फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स के प्रश्न बनते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम होते हैं लेकिन उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उससे अगर हम बात करें थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन था, पूछा गया था मुझसे कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन कहते आएंगे। तो देखिए, जो फिजिक्स है उससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हो सकता है कि 4 से 5 न्यूमेरिकल आ जाएं। केमिस्ट्री की बात करें तो उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, या फिर नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र दिया जाएगा, नाम पूछा जाएगा, केमिकल फार्मूला देके नाम पूछा जा सकता है, या नाम देके केमिकल फार्मूला, कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बायो की बात करें तो यहाँ से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप टॉपिक भी देखिए जो सिलेबस है तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक किसके हैं? बायो के हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। भोजन, स्वास्थ्य और रोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है कि 14 साल के तक के जो बच्चे हैं, क्लास अगर 10th की बात करें तो उस समय जो बच्चे जा रहे होते हैं वो 14 से 15 साल के होते हैं, ठीक है। और क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं वो क्या है? 12 से 13। उस समय की जो उम्र है उनका संतुलित भोजन उनको मिलना बहुत ही आवश्यक है। मैंने बताया था कि 12 से 13 साल की जो उम्र होती है, यह उम्र कैसी होती है? उनमें बदलाव आ रहे होते हैं, यौनावस्था का चेंज की उम्र है, एडोलसेंस की उम्र है। तो उस समय उनमें जो चेंजिंग आ रही है उसमें उनको सही न्यूट्रिशन मिलना, सभी पोषक पदार्थ मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर टीचर को इसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए जब आप टीचर बने तो क्या आप इसके बारे में कितना जानते हैं, आप बच्चों को कितना अवेयर कर सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो भोजन, स्वास्थ्य और रोग। तो सबसे पहले हम बात करें भोजन की। तो भोजन क्या है? यह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। लेकिन भोजन में क्या होना चाहिए? तो भोजन में वे सभी पदार्थ होने चाहिए जो हमारे जैविक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, और इन पदार्थों को कहते हैं पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोषक पदार्थ की, तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हमारे कार्यों के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, वे कहलाते हैं पोषक पदार्थ, ठीक है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हमारे भोजन में हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंग जो हैं, जो कि किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। तो उन कोशिकाओं से जो ऊतक बन रहे हैं उनके निर्माण में बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं, तो उन्हें कहते हैं निर्माणकारी कार्य, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उस मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं। तो आपको आगे समझ में कि काम क्या क्या हो रहा है, हमारे लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। हमारे लिए भोजन या संतुलित भोजन का मतलब है जिसमें कि सभी के सभी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें सही मात्रा में अवेलेबल हो, उसे कहते हैं संतुलित भोजन, ठीक है। तो भोजन क्या करता है? हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, उनका निर्माण करता है। अब हमारे शरीर में उपापचय का नियंत्रण करता है, इसके साथ ही हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है। आ गया समझ में? इसके साथ ही साथ जो पोषक तत्व हैं वे हमारे शरीर के जो गुण हैं उन गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, और ये कहलाते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ये भी हमारे पोषक पदार्थ ही हैं। आया समझ में? जो आरएनए और डीएनए है ना, ये भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थ के रूप में ही आते हैं, ओके। तो चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए और आरएनए कैसे आते हैं। तो देखो, जो राइबोज शर्करा है, ठीक है,
राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या है? शर्करा है। शर्करा का मतलब क्या हुआ? शुगर हुआ। तो यह जो दोनों शर्कराएं हैं यही तो बनाती हैं हमारे डीएनए और आरएनए को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें और क्या होता है? फॉस्फेट होता है और क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ये सब हम कहाँ से पाते हैं? इन्हीं न्यूट्रिशन की तरह से लेते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पे इसको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनके जो संतुलित भोजन है, जिनके बारे में हमने बताया कि ये हमें ऊर्जा देते हैं, निर्माण करते हैं और उपापचय करते हैं, साथ ही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो मुख्यतः होते हैं वैसे तो हैं 7, ठीक है, 7 हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं उनको हम कहते हैं 6 क्यों कहते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसमें क्या होता है, मैंने कहा कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है? ये शर्करा है, यानी शुगर है। और शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसको भी हम कहाँ ले लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। और इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये 6 पोषक तत्व जो हैं उनकी कितनी मात्रा चाहिए, ज़्यादा या कम? डेली अगर हमें चाहिए, या 1-2 दिन के अंतराल पर मिल जाए, या 100 ग्राम से 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए, या 100 मिलीग्राम से कम चाहिए, इनके आधार पर हमने भोजन के जो अवयव हैं उनको 6 भागों में बांटा है। इनको फिर हमने 2 भागों में बांटा है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें 3 पदार्थ आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यह दोनों क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद ऊर्जा कहाँ से मिलती है? लिपिड से। तो टूटने की बात करें, जैसे कि अगर पानी में आप चीनी को डालो, चीनी जल्दी घुल जाता है ना। पानी में अगर आप तेल को डाल दो, तेल घुलता है? नहीं घुलता है ना। तो यानी मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो वह हमारे शरीर को ऊर्जा जल्दी दे देगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में लिपिड जा रहा है, लिपिड का मतलब क्या हुआ? घी गया, बटर, घी या फिर तेल, ठीक है। अगर ये चीज़ें हमारे शरीर में जा रही हैं तो ये क्या करेंगी? बहुत देर से इनका पाचन होता है। इसीलिए जब आप ऑयली खाना ज़्यादा खा लेते हो तो आप ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती है और पेट काफ़ी भारी भारी सा आपका रहता है, क्योंकि उसका पाचन नहीं हो पाता जल्दी। ओके, तो इसलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं। उसके बाद प्रोटीन क्या करता है? यह निर्माण का कार्य करता है, यह हमारी कोशिकाओं को बनाने का काम करता है और साथ ही क्या करता है? हमारे ऊतकों को बनाता है। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ना, डीएनए की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो किससे होती है? एमिनो एसिड से होती है, ठीक है। इसके जो तत्व हैं, मतलब जो सबसे छोटा इसका यूनिट है ना, वह क्या है? एमिनो एसिड है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी 3 होते हैं, विटामिन, खनिज और जल। जल किस लिए जरूरी होता है? हमारे शरीर में जो तरलता है उस तरलता को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सूखे में लिपिड डालो चाहे सूखे में कार्बोहाइड्रेट डालो, जब तक वो घुलेगा नहीं हमें मिलेगा कैसे? जैसे अगर आपने शुगर रख दिया कहीं, वो घुलेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो शुगर को घोलने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए ना, कोई द्रव तो चाहिए जिसमें शुगर घुल सके। और वाटर के बारे में हम जानते हैं क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी इसमें घुल सकता है, लगभग सब चीज़ें इसमें घुल जाती हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट करते हैं। लगभग सब चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं घुलती हैं, ठीक है। तो ये जल हमारे लिए क्या करता है? सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है, यानी विलेय का काम करता है। खनिज और विटामिन ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रक्षा किससे करते हैं? ये हमारे शरीर को बनाने का काम तो नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बनाने का काम, बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे कि जो
अगर हम बात करें विटामिन ए की, हम गाजर खाते हैं ना, गाजर क्यों खाते हैं? क्योंकि गाजर में होता है विटामिन ए, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी रेटिना के जो कोन सेल्स हैं ना, वो कोन सेल्स को या रॉड सेल्स जो पाई जाती है उनमें जो वर्णक होते हैं वहाँ के वो वर्णक बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें दिखाई देता है साफ, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि ना बने तो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता, शाम को अंधेरा होते ही हल्का अंधेरा भी वो नहीं दिखाई देता, और उसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बॉडी बिल्डिंग कौन करता है? प्रोटीन करता है। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा करता है। उपापचय का नियंत्रण कौन करता है? विटामिन करता है। और खनिज करता है। विटामिन खनिज इन दोनों इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको पता होगा कि किस तरह से डाइजेशन होता है और किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, पहले डाइजेस्ट फिर एब्जॉर्ब। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब बात करें अगर मैक्रो एलिमेंट्स की, मैक्रो एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? खनिज, ठीक है। खनिज भी दो तरह के होते हैं, एक तो जिनकी मात्रा हमें 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चाहिए प्रतिदिन 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जिसकी मात्रा चाहिए वे कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स। ओके, मैक्रो एलिमेंट्स जो जिनकी हमें बहुत कम मात्रा चाहिए उन्हें हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट सूक्ष्म मात्रा वाले या फिर माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो हमें ज़्यादा चाहिए वे क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, इतने होते हैं। तो याद कर लो, सोडियम क्लोराइड, जब आप नमक खाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन मिल गया, ठीक है। ऐसे पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, इनकी भी आपको डेली ज़रूरत होती है, ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्या हो गया? मैक्रो एलिमेंट्स। उसके बाद आते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, जिनकी बहुत थोड़ी सी ज़रूरत होती है लेकिन ज़रूरत होती है। जैसे जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है ना, और आयरन की मात्रा हमें बहुत कम चाहिए, लेकिन तो क्या हुआ? ये माइक्रो एलिमेंट्स है। कई बार ये लगता है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमें क्या हुआ? आयरन भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन नहीं, आयरन ट्रेस एलिमेंट है। आयरन, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम और फ्लोरीन, ये सब क्या हो गए? माइक्रो एलिमेंट हो गए। समझ में आ गए? तो चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैंने इंग्लिश लिखा है, थोड़ा मैंने हिंदी लिखा है, ठीक है, ईजिली आप समझ सकते हो क्योंकि नाम ही तो है। अब सोडियम को मैं SODIUM लिखूँ या फिर सोडियम, बात तो वही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो देखिए अगला पेज है कार्बोहाइड्रेट, एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, और सबसे पहला पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनता है? तो देखो, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वे किसका निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का ही तो निर्माण होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होता है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वह कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसीलिए जब आप दौड़ के आते हैं, भाग के आते हैं, गर्मी के दिनों में जब आप घर आते हैं तो आप क्या पीते हैं? चीनी पानी का घोल पी सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है। या जब आपको ऐसा हो कि पानी के शरीर में कमी हो जाती है, बार बार दस्त जाना पड़े, पानी की कमी हो जाए, तो आप क्या लेते हैं? चीनी पानी और हल्का से नमक का घोल लेते हैं ना। तो क्यों लेते हैं? ताकि आपके शरीर में एनर्जी तुरंत मिल जाए। जब आप ग्लूकोज, जो चीनी है वो क्या है? ग्लूकोज है, तो आपके शरीर में तुरंत ही आपको मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए, आपकी बॉडी की एनर्जी मिल जाए, इसलिए आप चीनी पानी का घोल लेते हैं। ओके, अब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें क्या होता है? आपने ग्लूकोज का आपको पता होगा, ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6, ठीक है, यही है ना रासायनिक सूत्र इसका। तो इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ से आपको देख के मिल रहा है, दो संबंधी, एक का है H12
और O6 मतलब 6 दूनी 12, तो H2O, ठीक है। और ये सूत्र किसका है, रासायनिक सूत्र किसका है, जल का है। तो इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो जल के जैसा होता है, 2:1। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे ज़्यादा मीठा होता है, ओलिगोसैकेराइड उससे कम मीठा होता है और पॉलीसैकेराइड सबसे कम मीठा होता है, या ये कहो कि बिल्कुल मीठा नहीं होता है। पेंसिल चबाया है बचपन में किसी ने? बचपन में पेंसिल चबाए हो आप? अगर बचपन में पेंसिल चबाया होगा तो आपको पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा होता था। अब मैं ग्रेफाइट की बात नहीं कर रही हूँ कि अंदर वाला काला वाला चबा जाते थे, दांत काला कर लेते थे, उसके पहले जो चबाते थे, बाहर का पेंट चबाते थे तब भी पेंट चबाते होंगे, उसके बाद आप अंदर की पेंसिल चबाना शुरू जब करते थे कोई टेस्ट आता था? कोई टेस्ट नहीं आता था। आपने सोचा कभी कि बच्चे पेंसिल क्यों चबाते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि उस समय जो बचपन में जब हमारे दांत क्या होते हैं ना, दांत जो हमने कहा था कि जब बचपन वाले दांत होते हैं, ठीक है, सबसे पहले वाले दूध के दांत, वे तो टूट के नए दांत आ चुके होते हैं और उस समय हमें मिलती है पेंसिल। 3 से 4 साल की उम्र होती है, 2 से 3-4 साल की उम्र होती है, मिलती है हमें पेंसिल। और अब हमारे जो दूध वाले दांत थे उनकी संख्या तो सिर्फ 20 थी ना, सिर्फ 20 थी, और अब हमारे दांत की संख्या बढ़ रही है। तो एक्स्ट्रा, जब पहले तो प्रीमोलर था ही नहीं, जो दूध के दांत थे उसमें तो प्रीमोलर था नहीं। और आपने कभी याद किया है, आप दांत से जब पेंसिल चबाते थे तो आगे वाले दांतों से नहीं काटते थे, आप जो प्रीमोलर हमारे हैं ना, इन्हीं से, अग्र चवर्णक जो हैं, आप इन्हीं दांतों से पेंसिल को चबाते थे, याद है आपको? तो जो पेंसिल आप यहाँ अभी भी आप जब पेन लेते हैं चबाने के लिए, पेन मतलब कुछ लोग मुंह में पेन डालते हैं, अभी भी मैंने देखा, तो वे क्या करेंगे, इधर ही पेन डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनका विकास हो रहा होता है, और जब भी दांतों का विकास होता है तो उनमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मिले जिसको हम काटें तोड़ें, ठीक है, इसीलिए बच्चे पेंसिल चबाते हैं। कभी पता था आपको कि बच्चे क्यों पेंसिल चबाते? देखिए कितना अच्छी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो वह क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। इसीलिए टेस्ट नहीं आता है। कोई भी लकड़ी ऐसे मुंह में डालो तो लकड़ी का कोई टेस्ट आता है क्या? लकड़ी का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या होती है, पॉलीसैकेराइड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है, सेल्यूलोज ही तो बचा है ऊपर बाहर की तरफ। बाहर जो कोई भी लकड़ी है तो उसमें क्या है, सेल वाल है, उसकी कोशिकाएं सेल वाल से बनी है। लकड़ी है का मतलब सूख गई है लकड़ी, ठीक है। तो अब उसके अंदर का पानी वानी तो है नहीं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। बचा क्या है, प्रोटीन बचा है अंदर, प्रोटीन, और दूसरा क्या बचा है, इसका जो सेल वाल बचा है। तो बाहर सेल वाल है और सेल वाल बना हुआ है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज होता है पॉलीसैकेराइड, तो मीठा तो लगना नहीं है। यहीं से आपको ये सब चीज़ें याद हो गई ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है, जैसे कि आपके घर का चीनी सबसे मीठा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आ सकते हैं हेक्सोज आते हैं, पेंटोज आते हैं, ट्राइओज आते हैं। जो आपको याद करना है मैं वो बता रही हूँ, कभी बाद में कभी वक्त मिला तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी तो बस ऐसे जानिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज ये सब आ जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें, जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड से, कौन सा बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड। तो जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ते हैं तो वे बनाते हैं डाइसैकेराइड। क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड, ठीक है। और यह डाइसैकेराइड जो होता है, यह 3 मुख्य डाइसैकेराइड हैं। एक तो है माल्टोज, ठीक है, एक है माल्टोज, दूसरा है सुक्रोज और तीसरा है लैक्टोज, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। जो माल्टोज होता है वह जितने भी, जैसे चना, गेहूँ, मक्का, इनको जब आप
रख दीजिए, पानी में डाल दीजिए। जब ये जर्मिनेट करते हैं ना, ये सीड जब जर्मिनेट करता है तो आपको उसको चबा के खाइए, हल्का मीठा लगता है ना, चना को चबा के खाइए तो हल्का मीठा लगेगा। तो उस समय की जो स्थिति होती है, वह जो मिठास होती है वो मैल्टोज की वजह से होती है। और मैल्टोज किससे बना होता है? 2 ग्लूकोज के अणु जब ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ेंगे तो यह निर्माण करते हैं मैल्टोज का। ओके, और यह किस में पाया जाता है? किसमें? जर्मिनेट होते हुए सीड में। जब सीड, कोई भी जब बीज जर्मिनेट कर रहा होता है तो उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है सुक्रोज। सुक्रोज पाया जाता है गन्ने में। गन्ना आप खाते हैं, बहुत मीठा लगता है ना गन्ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा होता है लैक्टोज। और लैक्टोज तो सब जानते हो, किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और यह क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों जब ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? बनाते हैं क्या? लैक्टोज। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें कि लैक्टोज किसके दूध में ज़्यादा होता है, ह्यूमन मिल्क, काऊ मिल्क या गोट मिल्क, तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है ह्यूमन मिल्क में। ओके, तो यहाँ पर ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें एक टेस्ट कराना हो कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है, तो इसे हम टेस्ट कराते हैं यूरिन से। ठीक है, यूरिन का टेस्ट कराते हैं हम, उसमें ये पता करने के लिए कि यूरिन में कितना ग्लूकोज जा रहा है। ठीक है, हमारे शरीर से अगर ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो फिर हमें कमजोरी होगी ना, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो हमें एनर्जी कम मिलेगी, तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे ना। तो इसलिए हम इसे टेस्ट कराते हैं कि हमारी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा कहीं कम तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है फेहलिंग टेस्ट या बेनेडिक्स टेस्ट। ठीक है, क्या नाम है? फेहलिंग टेस्ट या बेनेडिक्स टेस्ट। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आता है जब बहुत सारे, मतलब 2 से लेकर 8 तक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 8 तक मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वे बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, 2 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो अगर 2 जुड़ा है तो क्या बनाया? डाइसैकेराइड। तो इसका मतलब है कि जो ये डाइसैकेराइड है वो भी क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने बात कही मैल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है? ओलिगोसैकेराइड हो गए। ठीक है, आ गया समझ में इतना? आगे बढ़े। अब बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। क्या? पॉलीसैकेराइड। तो जो स्टार्च होता है ना पौधों में, पौधे अपना भोजन किस रूप में संचय करते हैं? स्टार्च के रूप में। और हम एनिमल्स या ह्यूमन अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो यह जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है यह भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। मतलब समझ लो कि चीनी के ढेर सारे अणु हैं, अणु के रूप में जब चीनी है तो ये क्या है? ग्लूकोज है। इन सबको हमने बांध दिया, खूब टाइटली बांध दिया इनके सारे अणुओं को, बीच का जो गैप है उसको ख़त्म कर दिया, इनकी मिठास ही ख़त्म हो गई। ठीक है, इनकी आज़ादी हमने छीन ली, और जैसे इनकी आज़ादी छीन गई तो इनकी ज़िंदगी की मिठास ख़त्म हो गई, और वही होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। लेकिन क्या बात है कि जब एकता में शक्ति होती है, तो जब एक पास है तो इनकी शक्ति ज़्यादा है, और ज़्यादा का मतलब पॉली। आ गया समझ में? ये हो गए पॉलीसैकेराइड। इसके साथ ही जो सेल्यूलोज होता है, जिसको मैंने कहा कि पेंसिल चबाते थे, तो उसमें भी क्या होता है? वो भी मीठा नहीं लगता है। ठीक है, तो वो भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। इसके साथ ही जो काइटिन होता है ना, काइटिन भी क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये जाने कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कभी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। ये हमने आपको बताया था जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले हमने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया था कि लीवर क्या करता है?
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। जब उसको खाना स्टोर करना होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है और अपने पास रख लेता है। तो उसका क्या, अच्छा आप बताओ ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होगा? लीवर में। लीवर ने चेंज किया। और जब कभी ऐसा होता है कि हम भूख लगती है हमें और हमें खाना नहीं मिलता, तो फिर इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में चेंज कर देता है और हमारी एनर्जी हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन कितना ग्लाइकोजन चेंज करेगा? जब ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको क्या करता है? फैट में चेंज करता है। और ये फैट वो अपने पास नहीं रखता, लीवर अपने पास फैट को नहीं रख सकता, तो उसको क्या करता है? मसल्स के पास भेज देता है। ठीक है, कहाँ भेज देता है? मसल्स के पास भेजता है। और मसल्स में जब ये जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू स्टोर कर लेता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में चेंज करके। ठीक है, अब आ गया समझ में? जो आप बॉडी बिल्डिंग बना करते हो ना, अपने ऐसे हाथ उठा के दिखाते हो कि देखो कितना मसल्स है, उसमें यही होता है, फैट होता है। ठीक है, अब देखो जो सैकरीन है, जो लोग को मधुमेह हो जाता है वे शुगर तो खा नहीं सकते, तो उन्हें भी तो मिठास चाहिए ना, तो वो मिठास के लिए क्या यूज करते हैं? सैकरीन यूज करते हैं। ठीक है, सैकरीन शुगर से भी ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन इससे मधुमेह नहीं होता क्योंकि ये शुगर नहीं होता। आ गया समझ में? अब आगे बढ़े। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन होता है ना, इससे हमें एनर्जी मिलती है, सबसे बाद में यह टूटता है। ठीक है, यह टूटता बहुत बाद में है। अब जो प्रोटीन होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो वे प्रोटीन जो सिंपल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो सिंपल या सरल प्रोटीन होते हैं वे केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही एमिनो एसिड किसी समूह के साथ जुड़ जाते हैं तो संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। ये मैंने कहीं लिखा तो नहीं है, मैं बस आपको जैसा बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जब ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, और जब इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो वो डेराइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, जब किसी प्रोटीन का प्रोटीन के जलीय विलयन से हाइड्रोलिसिस यानी इनका हो जाए तो वे जल अपघटन, तो उससे क्या बनता है? डेराइव्ड प्रोटीन बनता है। ठीक है, जिसे पेप्टोन या पेप्टाइड होते हैं ना, ये वाले। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें लिविंग प्रोटोप्लाज्म की, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, ये प्रोटोप्लाज्म में अगर जिंदा है सेल तो उसमें 14% तक क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक है, लेकिन वही कोशिका जब डेड हो जाती है, यानी उसके अंदर का अगर सुखा दें उस कोशिका को, ठीक है, ड्राई हो जाए, उसका वाटर अगर बाहर कर दें, तो इसमें अब क्या बचा? प्रोटीन ही तो बचा। ठीक है, तो इस समय इस प्रोटीन का जो वेट होगा वो 75% होगा। ठीक है, अच्छा मैं बोल रही हूँ ना प्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म, तो ये जो है ये है प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिका के बाहर का भाग है ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और इसमें क्या क्या होता है? फैट होता है और साथ में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और इससे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? इसमें 14% और सूख जाए तो 75% तक क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन होगा। ठीक है, अब वो प्रोटीन बना किससे होता है? तो प्रोटीन में मुख्यतः होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बहुत कम मात्रा में, रेयर होता है इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। ओके, अब बात करें, ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था टीजीटी में कि इसमें से दिए हुए निम्न एलिमेंट्स में से कौन सा है जो कि प्रोटीन में नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए, अब हम बात करें प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वह है एमिनो एसिड। ये स्पेलिंग एमिनो है। ठीक है, यहाँ पर AMINO एमिनो एसिड है, और 2 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं जिस बॉन्ड से उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब देखो जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वह है ग्लाइसिन, और कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड, जो सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है वह है ट्रिप्टोफेन। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं? कैसीन। जो क्वेश्चन बने हुए हैं, आए हुए हैं, मैं वही पढ़ा रही हूँ आपको।
प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज जो होती है, यानी कि अगर प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज यानी कि प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं क्वाशियोरकर। क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर डिजीज में क्या होता है कि लीवर बढ़ जाता है बच्चे का। लीवर बढ़ जाने का मतलब कि लीवर बड़ा हो जाता है और यह काम करना, इसका जो वर्क है वह कम हो जाएगा। अब लीवर काम नहीं करेगा तो समझ सकते हो कि भोजन का पाचन सही नहीं होगा। ठीक है, जो आरबीसीज हैं वे जहाँ ख़त्म होती हैं ना, डिस्ट्रॉय करने का वो काम करता है ना, बिलिरुबिन निकालता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे के जो हाथ पैर हों वो काफ़ी पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकला हुआ सा दिखता है। ठीक है, तो हाथ पैर काफ़ी पतले और पेट काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ। बच्चा मंद बुद्धि भी हो जाता है प्रोटीन की कमी की वजह से। ओके, तो ये हो गया क्वाशियोरकर। ठीक, अच्छा, अगर एक तो एक क्वाशियोरकर हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी हो रही है? प्रोटीन की कमी हो रही है। लेकिन कभी ऐसा हो कि प्रोटीन की कमी भी हो जाए, ठीक है, और साथ में बच्चे को भोजन भी ना मिले। ठीक है, ये एक तो प्रोटीन की कमी हो गई, दूसरे उसकी कैलोरी नहीं मिल रही है। कैलोरी का मतलब कि भोजन ही उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से स्टारवेशन हो गया या ऐसे कुपोषित है बच्चा, तो उस डिजीज को कहते हैं मैरेस्मस डिजीज। इन दोनों में अंतर समझ लेना। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की कमी हो रही है और मैरेस्मस में क्या हो रहा है कि इसमें बच्चे को फैट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, फैट नहीं मिल रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, कुपोषण हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो उसे मैरेस्मस डिजीज कहते हैं। अच्छा, मैरेस्मस डिजीज में क्या होता है, जो वो भी बच्चा पूरा पतला हो जाता है, उसमें पेट बाहर नहीं निकला होता है, सूखा रोग समझ लो कि पूरा शरीर ही सूख गया है ऐसा। उसमें मांसपेशियां एकदम ढीली हो जाएंगी, क्योंकि मांसपेशियों को जोड़ने का, उसको टाइट रखने का काम कौन करता है? फैट करता है। और जब हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, उसके बाद जो फैट है वो खत्म होने लगेगा। तो जब फैट खत्म हो जाएगा तो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ठीक है, तो वो मैरेस्मस डिजीज होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखना। अब हम बात करें ग्लूटेलिन्स। ग्लूटेलिन्स जो है वह प्रोटीन पाया जाता है व्हीट और राइस में। जो आप देखते हो ना, आटे में जो बांधने का गुण होता है और चावल में, यह गुण इसी ग्लूटेलिन्स प्रोटीन की वजह से होता है। अब बात करें हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम की, तो हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम, ये देखते हो ना, हीमोग्लोबिन एक रंगा पदार्थ है, साइटोक्रोम भी एक रंगा पदार्थ है, और इसको क्या कहते हैं? रंगा मतलब कलर देने वाला, तो इनको क्या कहते हैं? क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें इनकी जो बनते हैं ना प्रोटीन, वो किससे बने हैं? एमिनो एसिड से। वैसे तो 300 तरह के एमिनो एसिड होंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं वे होते हैं 20 एमिनो एसिड। ठीक है, कितने पाए जाते हैं? 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इन 20 एमिनो एसिड में 10 एमिनो एसिड हैं ऐसे जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि जिनका निर्माण हमारा शरीर कर लेता है, लेकिन 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता, उन्हें कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। इन इसेंशियल एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड जो हैं यह बच्चों में नहीं पाए जाते। ठीक है, और जब बच्चा वयस्क में बदलता है, यानी हम लोग हैं, तो हम लोगों में क्या है कि यह 2 एमिनो एसिड जो हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन, यह नॉन इसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा शरीर आर्जिनिन और हिस्टिडीन का निर्माण शुरू कर चुका है। तो अब हमारे लिए जो इसेंशियल एमिनो एसिड हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और ये 8 एमिनो एसिड कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, फिनाइलैलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन और वैलिन। मेरे साथ बोलो एक बार, याद हो जाएगा। आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, फिनाइलैलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन एंड वैलिन। हो गया? याद हो गया? एक बार और पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है लिपिड। लिपिड के बारे में बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे लिपिड होता क्या है। लिपिड क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एस्टर है। क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एस्टर होता है लिपिड। ठीक है, अच्छा, लिपिड में क्या क्या होता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो मोस्टली जो फैट होता है ना, यह होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, यह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन जब
ऐसा हो कि इसे, जैसे लिपिड जो है ना वो दो तरह से है, एक तो फैट है और दूसरा है ऑयल। ऑयल क्या है, जो 20 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड के फेज में हो वह ऑयल है, और जो 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस के रूप में हो वो क्या है, फैट है। ठीक है, अब हम बात करें अगर फैट की, तो यह दो तरह से होता है। एक तो होता है सैचुरेटेड, क्या है, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हम जानते हैं ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जब दो के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। हाइड्रोकार्बन्स में जब सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड होता है, और जब डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वे क्या होते हैं, असंतृप्त, यानी कि वे आसानी से टूट सकते हैं, ए बॉन्ड आसानी से टूट सकते हैं। लेकिन जो संतृप्त बंध होते हैं ये आसानी से नहीं टूटते। ठीक है, तो यानी कि यह इसे गलाना, जो संतृप्त है उसे तोड़ना मुश्किल है। और यह पाया किस में जाता है, जितने भी एनिमल फैट होते हैं वे क्या होते हैं, सैचुरेटेड या संतृप्त वसा होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, जितने भी एनिमल फैट हैं वे संतृप्त हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए जो क्या खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो मीट का पाचन मुश्किल होता है और ज़्यादा समय लगता है उसको पचने में, क्योंकि उसमें फैट है, और फैट कौन सा है, एनिमल फैट है ना, तो उसको टूटने में टाइम ज़्यादा लगता है। साथ ही उसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा टाइम में पचता है। तो इसीलिए जो नॉनवेज है उसका पाचन ज़्यादा टाइम लेता है। जबकि जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट के जो फैट होते हैं, प्लांट फैट, वे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे कि ये हो गया, तेल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो जैसे कि लाइनोलेनिक हो गया, एरेकिनोइडिक एसिड हो गया, या फिर जितने भी इसेंशियल फैटी एसिड हैं, लायोलेनिक है, लाइनोलेनिक है और एर्चिडोनिक है। तो ये क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि असंतृप्त वसा की बात करें, तो असंतृप्त वसा मोस्टली तो मिलता है पौधों के, वनस्पति तेल जितने भी हैं उन सब में क्या है, असंतृप्त वसा है। लेकिन साथ में जो मछली का तेल होता है ना, मछली का तेल, उसमें भी क्या होता है, असंतृप्त वसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, सैचुरेटेड की जब हम बात करें तो हम क्या करें, घी, बटर, रेड मीट और एग, इसमें क्या है, सैचुरेटेड है, यानी संतृप्त वसा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर देखिए पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक यानी जो नारियल का तेल है या ताड़ का तेल हो जाता है, स्टेरिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो यह क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, यह जम जाता है ना, जाड़े के दिनों में नारियल का तेल जम जाता है ना, तो ये सब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ गया। तो इसको पचाना मुश्किल होता है, नारियल का तेल वगैरह जो है इसको पचाना मुश्किल होता है। इसी तरह घी, बटर, एग्स, इन सबको पचाना मुश्किल होता है। तो जब कभी शरीर में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, क्या कहेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, और इसमें काफ़ी वजन भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, जब ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, ओवर न्यूट्रिशन जब हो जाता है लिपिड का, तो उसे कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, अच्छा, फैट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में जो नीचे का पार्ट है ना, हमारे त्वचा का जो नीचे का पार्ट है, त्वचा के नीचे की जितनी भी पूरी जो लेयर है वह फैट से बनी होती है। तो ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रखने में भी काम करती है। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो अंदर के अंग हैं, जो आंतरिक अंग, उनको चोट लगने से बचाने का भी काम कौन करता है, यही करती है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें, ऊर्जा जो इससे मिलती है, ठीक है, इसको किलो कैलोरी में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, फैट से मिलती है। सबसे कम ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फैट। ठीक है, इससे इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है जल। अगर हम जल की बात करें तो जल क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक, बस इतना ही जानिए, सब कुछ को मिला लेता है, तो बस इतना ही इसके बारे में जानिए, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, हमारे शरीर को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, 9 से 10 साल के जो बच्चे हैं, इस एज के मतलब औसतन इस एज के जो बच्चे हैं, उनको जो एनर्जी चाहिए वो होती है 1500 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। फिर जैसे जो हम लोग हैं, ठीक है, जो वयस्क हैं, मैन, अगर मैन वयस्क अवस्था में अगर मैन की बात करें तो उन्हें 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो खेतों में काम नहीं करते, ठीक है, या फिर खेल कूद में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, ये उनकी बात है, ठीक है। जनरल एक जो व्यक्ति है जो ऑफिस जा रहा है, घर का काम कर रहा है, तो उसको ज़रूरत कितनी पड़ती है? 2500 किलो कैलोरी की। जो औरतें हैं, घर की औरतें या फिर ऑफिस जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क जो नहीं कर रहे हैं, उनको 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है एक लेडी को पर डे, ठीक है। अब हम बात करें कंजम्पशन की, तो सबसे पहला कंजम्पशन किसका होता है? ग्लिसरॉल का होता है, ग्लाइकोजन का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैरस्मस डिजीज, जिसको मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब काफ़ी समय तक भोजन पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो शरीर में प्रोटीन की और कैलोरी की दोनों की ही कमी हो जाती है, शरीर बहुत ही सूख सा जाता है, जो मांसपेशियां हैं वह ढीली हो जाती हैं, उनकी हड्डियों पे पकड़ जो है वो ढीली हो जाती है, इसी को कहते हैं मैरस्मस डिजीज।